हाउसफुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पढ़ना है MCM 310 का लेक्चर नंबर 19 स्टाइल गाइडलाइन एंड पिटफॉल्स 2। लेक्चर 18 भी हमारे पास इसका पार्ट 1 था। आई होप आप लोगों को लेक्चर 18 की अच्छे से समझ आई होगी। लेक्चर 18 के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। लेक्चर 19 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी हमारे पास जो होता है उसका मतलब होता है कि कोई बात ऐसी हो जिसका मतलब दो या दो से ज़्यादा तरीक़ों से लिया जा सके। जब हम लिखते हैं तो हम नहीं चाहते कि पढ़ने वाले को जो समझने में मुश्किल हो, इसलिए हमें अपने जुमले को साफ़ और वाज़िह रखना चाहिए ताकि जो है आपकी जो ऑडियंस है, आपके पढ़ने वाले हैं, उनको पढ़ने में आसानी हो। एम्बिग्यूटी कैन बी सिंटैटिकल और सिमेंटिकल। इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक सिंटैटिकल एम्बिग्यूटी और सिमेंटिकल एम्बिग्यूटी। सिंटैटिकल एम्बिग्यूटी जब जुमले की जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा हो कि उसकी मुख्तलिफ मानी मीनिंग्स हम लोग एक से ज़्यादा निकालें, वो सिंटैटिकल एम्बिग्यूटी कहलाता है। और सिमेंटिक एम्बिग्यूटी जब कोई लफ्ज़ या जुमला जो है वो गैर वाज़िया हो, सही तरीके से समझ ना आ रहा हो, जिससे जो है वो मुख्तलिफ मतलब निकल सकते हैं। यानी कि आप ऐसे सेंटेंस बनाएं जिसका आपको जो है वो सही सेंटेंस की समझ ना आ रही हो कि सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, तो ये हमारे पास जो होता है सिमेंटिक एम्बिग्यूटी कहलाता है। आगे हमें बता रहे हैं कि एम्बिग्यूटी इन राइटिंग कैन एदर भी इंटेंशनल भी होता है, अनइंटेंशनल भी होते हैं। इंटेंशनल एम्बिग्यूटी कैन बी यूज्ड टू मिसलीड अ रीडर और माइट बी नेसेसरी ड्यू टू कॉन्टेक्स्ट और सब्जेक्ट मैटर। इंटेंशनल एम्बिग्यूटी जो होता है वो आपकी ऑडियंस को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कभी-कभार जो है ये आपके कॉन्टेक्स्ट या मौज़ू की जो टॉपिक होता है उसको चेंज करने के लिए जो होता है ये ज़रूरी होता है। उसके बाद अनइंटेंशनल जो होता है उससे हमें बचना चाहिए और उसके लिए जो है वो ध्यान और हमें सही तवज्जो की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स दी हुई है। फर्स्ट एग्जाम्पल आती है, मैरी सेड टू हर सिस्टर दैट द फॉल्ट वाज हर, नॉट क्लियर हुज फॉल्ट। अब ये सेंटेंस देखें तो ये हमें बता रहा है कि इसमें एम्बिग्यूटी है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि गलती किसकी थी, क्या गलती मैरी की थी या गलती उसकी बहन की थी। अब हम लोग सेंटेंस है कि मैरी सेड टू हर दैट द फॉल्ट वाज हर सिस्टर्स, ये कहा जा रहा है कि गलती बहन की थी। यानी कि सेंटेंस अगर हम लोग स्टेटमेंट्स ऐसे करें या हम लोग एक और स्टेटमेंट बनाएं कि मैरी सेड टू हर सिस्टर्स दैट अ फॉल्ट वाज मैरीज। अब यहाँ पे सेंटेंस में हम लोग ये कह रहे हैं कि जो है वह गलती मैरी की थी। अब इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं, एक जिसमें जो है मैरी की गलती थी और दूसरा सेंटेंस जो मैंने आपको बताया जिसमें उसकी बहन की गलती थी। अब एक सेंटेंस है और इसमें जो है हमें सही तरह समझ नहीं आ रहा। अब ये हमारे पास सिमेंटिकल सेंटेंस बनेगा। नंबर 2 हमारे पास है कि व्हेन शी पुट द पिक्चर ऑन द ग्लास टॉप टेबल इट ब्रोक। अब ये सेंटेंस में हमें बता रहा है कि नॉट क्लियर व्हाट ब्रोक। अब क्लियर हमारे पास नहीं हो रहा है इस सेंटेंस में कि हमारे पास जो है वो क्या चीज़ टूटी है। अगर हम लोग सेंटेंस ऐसे बनाते हैं कि शी पुट द पिक्चर ऑन द ग्लास टॉप टेबल एंड द पिक्चर ब्रोक। अब ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो है वो पिक्चर टूटा है। अगर हम लोग एक और सेंटेंस बनाए कि शी पुट द पिक्चर ऑन द ग्लास टॉप टेबल एंड द टेबल ब्रोक। अब यहाँ पे जो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास टेबल टूटी है, तो यहाँ पे दो मीनिंग्स निकल रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी हमें सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल है, द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर रिक्वायर्स एग टू बी स्टैम्प्ड विद द डेट व्हेन दे आर लेड बाय द फार्मर। आफ्टर में देखें, द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर रिक्वायर्स एग्स टू बी स्टैम्प्ड बाय द फार्मर विद द डेट व्हेन दे आर लेड। अब बिफोर वाले सेंटेंस में देखें तो इस जुमले में हमारे पास एम्बिग्यूटी है, क्योंकि जो हमारे पास डेट से मुराद क्या है, क्या फार्मर के बारे में बात हो रही है, यानी कि हमें जो है वो क्लियर बात समझ नहीं आ रही। और जबकि सेकंड हम लोग देखें तो अब हमारे पास क्लियर हो गया है कि फार्मर्स अंडों पर जो है वो डेट लगाएं। अब इसके बारे में इस सेंटेंस में जो है हमें क्लियर हो रहा है। टॉपिक 2 अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी हमारे पास होती है कि आप जो है एक ही बात को बेवजह दोबारा कहें, यानी कि रिपीट करें, यानी वो बात पहले ही कही जा चुकी होती है और फिर जो है दोबारा उसी का ज़िक्र किया जाता है। यानी कि जैसे हम लोग तकरार से जुमले जो है वो लंबे और गैर ज़रूरी आ जाते हैं, यानी रिपीटेडली बार-बार एक सेंटेंस को कहना हमारे पास जो है वो रिडंडेंसी कहलाती है। एग्ज़ाम्पल है, द शॉप असिस्टेंट रिस्टोर्ड द अम्ब्रेला बैक टू इट्स ओनर। ये जुमला जो है हमारे पास रिडंडेंसी शो करे, क्योंकि रिस्टोर्ड का मतलब पहले ही जो है वापस देना होता है और बैक का लफ्ज़ भी इसमें ज़रूरत नहीं है, यानी कि दोनों जो है एक ही जैसे
मीनिंग दे रहे हैं। अगर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं द शॉप असिस्टेंट रिस्टोर्ड द अम्ब्रेला टू इट्स ओनर, यानी कि बैक अगर हम लोग यहाँ से हटा लें तो ये हमारे पास जो है वो एक शॉर्ट सा डिसेंट सा सेंटेंस बन जाएगा। नंबर सेकंड एग्जांपल है शी वाज ऑफन इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू द सिनेमा। ये जुमला भी है रिडंडेंसी शो कर रहा है क्योंकि इन द हैबिट ऑफ और ऑफन दोनों दोनों ही बता रहे हैं कि वो अक्सर जो है वो सिनेमा जाती है, यानी कि दोनों वर्ड्स एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर सेंटेंस हम लोग ऐसे बनाते हैं कि शी ऑफन वेंट टू द सिनेमा, ये जुमला भी वही बात कह रहा है मगर ज़्यादा जो है आसान और एक मुख्तसर सा जुमला बना हुआ है। नेक्स्ट हम इस बिफोर में देखें तो जॉन हैज़ बीन क्विट इल फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। अब आफ्टर में देखें जॉन हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिफोर वाला सेंटेंस जो है ये बता रहा है कि क्विट इल और रियली लॉन्ग टाइम दोनों इसी बात को बता रहे हैं कि वो बहुत बीमार था और काफ़ी वक्त से था। आफ्टर वाले सेंटेंस में देखें तो हमारे पास जो है उन्होंने सही स्टेटमेंट अब बयान की है कि हमारे पास एक ही जो जैसे सेंटेंस है उसको हटा के यहाँ पे हमारे पास इस्तेमाल किया जॉन हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट आता है क्लिची। क्लिची आर द phrases that have been exhausted to the point where they have completely lost originality। ये जो होती है हमारे पास ऐसे जुमले होते हैं जो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके होते हैं कि उनका असल जो असर होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है और ये ज़्यादा जो है दिलचस्प या मतलब अगर कोई इनको सुनता भी है तो उन्हें इंटरेस्टिंग महसूस नहीं होता। ये सेंटेंस ये जुमले में जो है वो बार-बार इस्तेमाल होने की वजह से जो है बोरिंग और इनमें इतनी मतलब एक बोर सेंटेंस बन जाता है कि अगर इनको सुना भी जाए तो सुनने वाले को जो है सेंटेंस इंटरेस्टिंग नहीं लगता। अब सेंटेंस हमारे पास जो है उन्होंने पहला दिया हुआ है नो शैडो ऑफ डाउट, इसका मतलब हमारे पास है कि बिल्कुल यकीन होना। उसके बाद स्ट्रेंज एज इट मे सीम्स, इस सेंटेंस का मतलब जितना भी अजीब लगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी लेकिन अहम। इनकी मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग इसकी एग्जांपल लें तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आती है कि हिराक्लियस वाज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। इस सेंटेंस का हमारे पास मीनिंग बनेगा हिराक्लियस जो है वो बहुत ताकतवर था, लेकिन हमारे पास ये बहुत आम और ओवर जो है वो एक सेंटेंस है, मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग सेंटेंस नहीं है, बार-बार ये सेंटेंस इस्तेमाल होता रहे। सेकंड एग्जांपल है आई हैव टू गिव एन आर्म एंड लेग टू फाइंड अ पार्किंग स्पॉट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। इसका मतलब है कि छुट्टियों के मौसम में पार्किंग स्पॉट तलाश करना जो होता है बहुत मुश्किल होता है। ये जुमला भी जो है इतनी बार इस्तेमाल हो चुका है कि अब ये नया और दिलचस्प हमें नहीं लगता। अब आगे बात करते हैं कि हम लोग जो है वो इंटरेस्टिंग और इसको ताज़ा जुमला कैसे बनाएँ। तो हम लोग जैसे फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने दी हुई थी कि हिराक्लियस वाज़ एज़ स्ट्रॉन्ग एज़ एन ऑक्स। तो हम लोग जब इसको एक बेहतर बनाएँगे तो हम लोग ऐसे सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं कि हिराक्लियस स्ट्रेंथ वाज़ द लिटिजेंसी। अब ये सेंटेंस जो है ये हमारे पास एक बेहतर सेंटेंस बनेगा। उसके बाद सेकंड जो थी हमारे पास आई हैव टू गिव एन आर्म एंड लेग टू फाइंड अ पार्किंग स्पॉट ड्यूरिंग द हॉलीडे सीज़न। अगर इसको बेहतर बनाएँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि फाइंडिंग अ पार्किंग स्पॉट ड्यूरिंग द हॉलीडे सीज़न फील्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब ये सेंटेंस जो है हमारे पास एक डिसेंट और एक बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस लग रहा है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है यूफिज़्म। यूफिज़्म हमारे पास होता है कि जिसमें जो है ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम किसी सख्त या बेजार करने वाली बात को जो है नरम और एक तमीज़दार तरीके से, मसर तरीके से जो है बयान करते हैं ताकि वो हमें बात जो है ज़्यादा बुरी ना लगे। तो ये हमारे पास यूफिज़्म कहलाते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास यूफिज़्म की एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि हम लोग प्रिज़न को जो हम लोग यूज़ करेंगे कि करेक्शनल फैसिलिटी। अब प्रिज़न हमारे पास जेल हो जाता है और ये भी हमारे पास वही मीनिंग देगा। उसके बाद ये है कि यूज़्ड कार जब हम लोग कहेंगे कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ की बजाय मतलब अगर हम लोग यूज़ करें प्रीवियसली ओन्ड कार्स, अब ये भी हमारे पास यूफ़िज़्म होगा। इसी तरह बाकी एग्ज़ाम्पल्स भी दी हुई हैं। जी, उन्होंने बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स दी हैं, आप लोग जो है इनकी मीनिंग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ग्रैंडिली क्वींस जो होते हैं ऐसी ज़बान को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा जो होती है वो फॉर्मल, पेचीदा या दिखावे वाली होती है कि अगर हम लोग उसको पढ़ें तो हमें लगता है कि दिखावे वाली लैंग्वेज है, यानी जो है गैर ज़रूरी तौर पर अल्फाज को ज़्यादा जो है मुश्किल बनाया जाए। जैसे एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे हमें दी है कि द लग्जरियस एम्बियंस ऑफ द एक्सोटिक सेटिंग व्हिच वी चांस्ड अपॉन ड्यूरिंग आवर डेस्टिनेटरी। अब ये पूरी एग्जांपल आप लोग देखें
और इसकी बजाय जो नीचे उन्होंने आफ्टर में हमें अब देखिए इसमें ऊपर वाली बिफ़ोर वाले में उन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं जिसको पढ़ना भी थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग नीचे आफ्टर में देखें तो आफ्टर में हमारे पास ऑल द गेस्ट एट द सैन पीटरो सीम टू बी हनीमून वेदर द फर्स्ट, सेकंड और 25th। अब देखिए यहाँ पे जो है नीचे उन्होंने एक ईज़ी वर्ड्स को इस्तेमाल किया हुआ है, जबकि ऊपर से जो उन्होंने बहुत मुश्किल वर्ड इस्तेमाल किए हुए हैं, यानी कि एक दिखावे वाली लैंग्वेज यूज़ की हुई है, जबकि आफ्टर में जो है इन्होंने सिंपल और ईज़ी अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, जो कि पढ़ने में आसानी से समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास टॉपिक आ जाता है एक्सरसेंस। एक्सरसेंस का मतलब होता है कि इज़ाफ़ी या गैर ज़रूरी या जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स जो जुमले को ज़्यादा मुश्किल या अजीब बना देते हैं। जब जो है आप गैर ज़रूरी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो कि बात को समझने में मुश्किल बनाते हैं तो उसे जो है एक्सरसेंस कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल इसमें हम लोग देखें तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर फॉर 2 लॉन मूवर्स एंड विल सेंड सेम बाय रेल। वर्सेस हम लोग देखें तो वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर फॉर 2 लॉन मोवर्स एंड विल सेंड देम बाय द रेल टुमारो। अब जो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास इस्तेमाल किया गया था इसमें हम लोग वर्ड सेम देखें तो सेम जो है वो हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट सेंस है, क्योंकि हमारे पास एक गैर ज़रूरी वर्ड है, क्योंकि ये बात को पहले ही हमारे पास जो है ये बात कही जा चुकी है। और जबकि रिवाइज्ड नीचे वाला हम लोग देखें तो हमारे पास जो है वो सेम को हटाकर हमने एक सिंपल सेंटेंस बनाई जिसमें हमने देम का इस्तेमाल किया है, जो ज़्यादा जो है हमारे पास है एक समझने में जो है वो आसानी पैदा कर रहा है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में भी हमारे पास जो है ऊपर वाला थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है और नीचे वाला ना उन्होंने ईज़ी सेंटेंस बना के दिया हुआ है। नेक्स्ट फिर आ जाता है इंस्पायरेबल। इंस्पायरेबल जो होते हैं ऐसे वर्ड्स या जो सेंटेंसेस होते हैं जो हमेशा एक साथ इस्तेमाल होते हैं और उनको अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि हम लोग उनको जहाँ भी इस्तेमाल करें हम लोगों को हम एक साथ इस्तेमाल करना होगा। जैसे क्या है कि चॉप एंड चेंजेस, इसका मतलब होता है कि बार-बार अपनी राय बदलना। उसके बाद सेकंड सेंटेंस जो है वो सेकंड वर्ड जो हमारे पास इस्तेमाल किया गया है बिटविक्स्ट एंड बिटवीन, इसका मतलब हमें होता है तो दोनों के दरमियान। इसी तरह थर्ड है इन एनी शेप और फॉर्म, इसका मतलब है कि किसी भी तरीके से। फिर है ईच एंड एवरी, इसका मतलब है हर एक या तमाम। ये हमारे पास जो है सेंटेंस जहाँ पे भी इस्तेमाल होगी उनको हम लोग एक साथ इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे, अलग नहीं कर सकते। फिर आ जाता है स्लैंग। स्लैंग जो होता है वो लैंग्वेज होती है जो हमारे पास इनफॉर्मल होती है, यानी जो हम अपनी डेली लाइफ की गुफ्तगू में या दोस्तों के साथ इस्तेमाल करते हैं वो स्लैंग कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए जैसे A pretty corny movie last night Mary Major had a part in it a tear jerker through। इस जुमले का मतलब हम बता सकते हैं कि कल रात एक बहुत ही आम सी फिल्म देखी, मेरे मेजर ने उसमें काम किया था और ये फिल्म बहुत ही जज्बाती थी। अब यहाँ पे कॉर्नी का मतलब हमारे पास है कि आम, सादा या बहुत पुरानी। उसके बाद टीयर जर्कर का मतलब है कि ऐसी फिल्म जो बहुत जो है जज्बाती हो, ये देखने वक्त जो है आंखों में आंसू आ जाए। उसके बाद सेकंड है समबॉडी पिंच्ड बाय ब्रोली व्हेन इट वाज फेलिंग इन द बकेट। इस सेंटेंस का मतलब है कि किसी ने जो है मेरी ब्रोली चोरी कर लिया जब वो बाल्टी में गिर रही थी। अब पिंच्ड का मतलब है कि चोरी करना और ब्रोली का मतलब है छतरी। और फॉलिंग इन बकेट का मतलब है कि छतरी जब गिर रही थी। अब ये हमारे पास जो है वो इनफॉर्मल सेंटेंसेस इस्तेमाल किए गए हैं। उसके बाद है कि वर्बिज। वर्बिज का मतलब है कि गैर ज़रूरी या ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करना है। जब हम जो किसी बात को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या लंबा बनाते हैं तो वो हमारे पास वर्बिज कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है बिफोर देखें शुड द सप्लाई ऑफ द स्टिकर्स नॉट द सफिशिएंट टू मीट सेक्शन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन शुड बी मेड टू दिस ऑफिस फॉर द सप्लाई फॉर एडिशनल कॉपी। ये जुमला जो है हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी बजाय हम बनाएं इफ़ यू नीड मोर स्टिकर्स आस्क फॉर देम। अब ये बस सिंपल सा एक सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है जो ज़्यादा बेहतर है पहले वाले सेंटेंस से। उसके बाद आखिरी हमारे पास है सफिक्स वाइज। सफिक्स वाइज जो है इसका मतलब है कि हवाले से या जो है वो किसी लिहाज से। जब जो है आप किसी लफ्ज़ के आखिर में वाइज़ लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप किसी ख़ास मौजू पर या किसी की हालत के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम्पल्स देखें आपके सबसे पहले है कि टेक्स्ट वाइज़, यानी हमारे पास टेक्स्ट के हवाले से। उसके बाद बिज़नेस वाइज़ इसका मतलब है कारोबार के हवाले से। वेदर वाइज़ के मौसम के हवाले से। मनी वाइज़ हमारे पास होता है पैसों के हवाले से, यानी कि जब आप किसी के हवाले से बात करते हैं तो आप जो है वो सफ़िक्स वाइज़ का इस्तेमाल करते हैं, किसी का हवाला जब आप दे रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एमसीएम 310 का लेक्चर नंबर 19। आई होप सो आप लोगों को लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।